जय हिंद। एक दफ्तर में बैठे हुए कमिश्नर साहब रोज की तरह अपनी फाइलों को निपटा रहे थे, अपने सरकारी कामकाज को कर रहे थे। इसी बीच उनके अंडर काम करने वाला एक इंस्पेक्टर एक व्यक्ति से मिलने गया हुआ था, ऑफिस से कुछ किलोमीटर दूर। अब अचानक से जब ये इंस्पेक्टर साहब उस व्यक्ति से मुलाकात कर रहे होते हैं, तभी वहां सादे कपड़ों में कुछ लोग आते हैं, इंस्पेक्टर साहब को गिरफ्तार कर लेते हैं। इंस्पेक्टर साहब की गिरफ्तारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों हुई थी। इसके बाद सादे कपड़ों में ये लोग सीधा पहुंच जाते हैं कमिश्नर साहब के पास और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब कमिश्नर साहब और उनके साथ इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी की खबर जिसके पास पहुंचती है उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। गिरफ्तारी सिर्फ इन अधिकारियों की नहीं बल्कि दफ्तर में कुछ और अधिकारियों की भी हुई थी। इसके साथ ही कुछ और प्राइवेट लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। इस पूरे केस के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब ये पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा आंध्र प्रदेश के तिरुपति में, जहां से सीबीआई को, पुलिस को लगातार कंप्लेंट्स मिल रही थी कि सीजीएसटी के दफ्तर में इंस्पेक्टर से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर तक सभी रिश्वत का काला कारोबार चला रहे हैं। अलग अलग जगह फर्जी रेड की जाती है, लोगों को तंग किया जाता है और उनसे पैसे की उगाही की जाती है, पर अभी तक कोई ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला था जिसकी बिना पर सीबीआई कार्रवाई कर सकती। पर अब अचानक से 5 तारीख को यानी 5 नवंबर 2024 को कुछ ऐसा होता है जिसके तहत ये अधिकारी खुद ब खुद अपने जाल में फंस जाते हैं। अब होता यह है कि तिरुपति में जहां सीजीएसटी का ऑफिस है, वहां से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर चित्तूर में एक कंपनी में इंस्पेक्टर साहब छापा मारने के लिए या फिर यूं कहें कि चेकिंग करने के लिए जाते हैं। एब्सोल्यूट शाइन नाम की इस कंपनी में इंस्पेक्टर साहब जब जाते हैं तो वो कंपनी एक दूसरी कंपनी के दफ्तर में स्थित होती है जिसका नाम गणपति ग्रेनाइट्स होता है। अब उस कंपनी के दफ्तर में जब ये कंपनी स्थित होती है, इंस्पेक्टर साहब ये सब कुछ देखते हैं, थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन उठाते हैं। इस बीच इंस्पेक्टर साहब सीधे तौर पर जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव वहां होते हैं उन्हें कहते हैं कि आपको अब मेरे दफ्तर में आना पड़ेगा कल यानी 6 तारीख को। अपने साथ आपको कंपनी की इनवॉइस, स्टॉक पोजीशन और इसके साथ ही कितनी सेल होती है इसके संबंधित सभी कागजात लेकर आने होंगे। कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव महेंद्र चौधरी कथित तौर पर इसके लिए हामी भर देते हैं। महेंद्र चौधरी को यह सब कुछ कहने के साथ ही इंस्पेक्टर साहब ने कुछ देर बाद दूसरी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव चंद्रबाबू को भी कॉल किया और उन्हें कहा कि 6 तारीख यानी कल को आपको भी मेरे दफ्तर में पहुंचना है। अब दोनों के साथ बातचीत करने के बाद इंस्पेक्टर साहब वहां से रवाना हो जाते हैं 70 किलोमीटर दूर तिरुपति में स्थित अपने दफ्तर के लिए। अब 6 तारीख आती है और 6 तारीख को दिए गए निर्देशों के अनुसार महेंद्र चौधरी सीधा इंस्पेक्टर साहब से मिलने के लिए उनके दफ्तर में जाते हैं और कुछ कागजात उनके सामने पेश करते हैं। अपनी बेगुनाही के, निर्दोष होने के सबूत इंस्पेक्टर साहब को देने की कोशिश उनकी ओर से की जाती है। इसके साथ ही वो ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर कुछ कागज अगर रह गए हो तो मैं 21 नवंबर को आपके सामने पेश होऊंगा और उस दिन बाकी के सभी कागज आपको दिखा दूंगा। कथित तौर पर इंस्पेक्टर साहब भी इसके लिए हामी भर देते हैं। अब 21 तारीख बीत जाती है पर महेंद्र चौधरी इंस्पेक्टर साहब से मिलने नहीं आते। 22 तारीख को इंस्पेक्टर साहब से महेंद्र चौधरी की बात होती है तो महेंद्र चौधरी कहते हैं कि सर माफ कीजिएगा, मैं किसी काम में उलझ गया था, इस वजह से नहीं आ पाया, पर 25 तारीख को यानी कि अब से ठीक तीसरे दिन मैं आपके पास जरूर पहुंच जाऊंगा। अब एक बात तो महेंद्र चौधरी से पक्की हो जाती है, वहीं दूसरी कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं चंद्रबाबू, उनसे भी फोन पर बात करने को इंस्पेक्टर साहब कह देते हैं। तो महेंद्र चौधरी सीधा चंद्रबाबू को फोन लगाते हैं। चंद्रबाबू कहते हैं कि मैं तो कहीं बाहर गया हुआ हूं, आउट ऑफ स्टेशन हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा, आप सीधे इंस्पेक्टर साहब से 25 तारीख को मिलकर मामला सुलटा लीजिए।
अब 25 तारीख आती है और 25 तारीख को महेंद्र चौधरी दिए गए निर्देशों के अनुसार इंस्पेक्टर साहब के दफ्तर में पहुंच जाते हैं। इंस्पेक्टर बालाजी के दफ्तर में पहुंचते हैं, बातचीत होती है दोनों के बीच में। अब इंस्पेक्टर साहब कथित तौर पर महेंद्र चौधरी को कहते हैं कि आपका मामला है बहुत सीरियस। इंस्पेक्टर ने कहा कि अगर कानून के हिसाब से देखा जाए तो आपकी कंपनी पर करोड़ों रुपए का जुर्माना बनता है, पर यह पूरा मामला सुलझ सकता है अगर आप अधिकारियों तक पैसे पहुंचा दें। कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक 40 लाख रुपए की डिमांड की गई कि 40 लाख रुपए दे दिए जाएं और यह पूरा मामला सेटल कर लिया जाएगा। अब जैसे ही ये बात महेंद्र चौधरी सुनते हैं, वो कहते हैं कि सर इतना ज्यादा पैसा देने के लिए तो मैं समर्थ नहीं हूं, ना ही मेरी कंपनी इतना पैसा दे पाएगी, पर 10 लाख रुपए तक हम आपको दे सकते हैं। फाइनली 10 लाख रुपए में सेटलमेंट हो जाती है, पर इंस्पेक्टर साहब कथित तौर पर कहते हैं कि ये 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा आपको देना पड़ेगा। एक पैसा आपको 26 नवंबर को देना पड़ेगा और दूसरी इंस्टॉलमेंट 8 दिसंबर को देनी पड़ेगी। अब इस बीच इंस्पेक्टर से 1-2 बार महेंद्र की बात भी होती है, क्योंकि महेंद्र पैसा देने के लिए नहीं जा पाता और वो फाइनली इंस्पेक्टर से दिन तय करता है 13 दिसंबर का। वो कहता है इंस्पेक्टर साहब पैसे आपके सुरक्षित हैं, आपको मिल जाएंगे, पूरा इंतजाम लगभग कर लिया गया है, और 13 तारीख की मोहलत दे दीजिए। अब 13 तारीख को महेंद्र, जैसा उसे इंस्पेक्टर साहब ने कहा था बालाजी ने, उसी के मुताबिक वो रवाना होने लगता है घर से। वो फोन करता है इंस्पेक्टर साहब को, तो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि भाई मैं तो किसी बड़ी रेड पर जा रहा हूं। अब इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि आप आ जाएं 16 दिसंबर को, यानी सोमवार के दिन। अब अचानक से 16 दिसंबर की तैयारी कर चुका था महेंद्र चौधरी कथित तौर पर एक दिन पहले 15 दिसंबर को फोन आ जाता है इंस्पेक्टर साहब का। वो कहते हैं कि यार मैं हैदराबाद आया हुआ हूं, जो भी पैसा आपको देना है वो मुझे हैदराबाद में ही दिलवा दीजिए। अब महेंद्र चौधरी कहता है कि सर अचानक से तो मैं पैसा नहीं दे सकता, आपको पैसा जो लेना है वो मैं तिरुपति में या चित्तूर में ही दे सकता हूं। अब फाइनली इंस्पेक्टर साहब कहते हैं चलो ठीक है, अब आप 17 तारीख को 17 दिसंबर को मुझे पैसे देना और तिरुपति में ही आपको आना पड़ेगा। अब इसके लिए फाइनल दोनों के बीच में बातचीत हो जाती है और महेंद्र चौधरी बताए गए दिन को यानी मंगलवार 17 दिसंबर को पहुंच जाता है तिरुपति में इंस्पेक्टर साहब को पैसे देने के लिए। अब जैसे ही इंस्पेक्टर साहब को पैसे देने के लिए महेंद्र चौधरी आगे बढ़ा, इंस्पेक्टर साहब पैसे कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक पकड़ते हैं और उसके बाद इंस्पेक्टर साहब को थोड़ी ही देर में सादे कपड़ों में कुछ लोग भागकर आकर पकड़ लेते हैं। दोनों हाथों से उन्हें पकड़ा जाता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है। इंस्पेक्टर साहब को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया जा चुका था। दरअसल सीबीआई की टीम ने उनके ऊपर भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 के सबसेक्शन 2 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 और 8 के तहत मुकदमा रजिस्टर कर लिया था। अब इसके साथ ही ये जो पैसा है ये सिर्फ इंस्पेक्टर को तो दिया नहीं जाना था, इसका जो अल्टीमेटली ये पैसा कहां तक पहुंचना था सीबीआई को ये इन्वेस्टिगेट करना था। सीबीआई को कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक पता चला कि इस पूरे रिश्वतखोरी के मामले की अगली कड़ी है सुपरिटेंडेंट जगन नायक और उनसे अगली कड़ी है असिस्टेंट कमिश्नर एजे प्रसाद। इसके बाद सीबीआई की टीम सीधा असिस्टेंट कमिश्नर एजे प्रसाद के पास पहुंचती है, उन्हें गिरफ्तार करती है और इसके साथ ही सुपरिटेंडेंट जगन नायक को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके साथ ही महेंद्र चौधरी जो रिश्वत देने के लिए गए थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि इस पूरे मामले में ट्रैप केस में हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर रिश्वत लेना गैर कानूनी है तो रिश्वत देना भी गैर कानूनी है। जिस तरह से इंस्पेक्टर की असिस्टेंट कमिश्नर की गिरफ्तारी हुई, वहीं दूसरी तरफ रिश्वत देने वाले महेंद्र चौधरी की भी गिरफ्तारी हो गई। वहां से उस समय जो पैसा दिया जाना था जो निश्चित हुआ था वो था 3,20,000 रुपए, जो कि सीबीआई की टीम ने रिकवर कर लिया। अब इसके बाद तिरुपति में जब ये गिरफ्तारी हुई तो यहां से 346 किलोमीटर दूर कुर्नूल में इन सभी लोगों को लेकर पहुंचती है सीबीआई की टीम। वहां पर सीबीआई कोर्ट में इन्हें पेश किया जाता है और सीबीआई की टीम विशाखापट्टनम से इतनी दूर तिरुपति में तकरीबन 700-750 किलोमीटर दूर आई थी भ्रष्टाचार का नाश करने के लिए, भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए। कई बार कुछ लोग इन केसेस के बारे में सुनकर यह कहते हैं कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, हर जगह भ्रष्टाचार है। ऐसा नहीं है।
हमारे देश में सच्चे लोग भी हैं, ईमानदार लोग भी हैं, और इन ईमानदार लोगों की वजह से ही ऐसे भ्रष्टाचारी बड़े स्तर पर पकड़े जा रहे हैं। जब भी भ्रष्टाचार का कोई केस सामने आता है, आप ये समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार को जड़ से धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, नेस्तनाबूद किया जा रहा है। इस पूरे मामले से हमें सीख यही मिलती है कि कभी भी भ्रष्टाचार या अनैतिकता के रास्ते पर ना चले, क्योंकि एक ना एक दिन कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि वो भ्रष्टाचारी तक पहुंच ही जाते हैं। इसलिए हमेशा ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करें और इस देश को विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दें। जय हिंद।